प्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है राजेश जोशी। कल के व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कवि राजेश जोशी हैं, उनका जन्म सन 1946 में नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। वे अपने ननिहाल में पैदा हुए थे और ननिहाल से ही उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। वैसे वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन अपने पिता से उन्होंने लेखन कार्य की प्रेरणा ली। सबसे पहले उन्होंने कविता रचना की। उन्हीं कविता रचनाओं में पहली एक कविता है ये हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति के माध्यम से ही कवि ने बाल श्रम की समस्या को उजागर किया है। उन्होंने समाज में लोगों को ये समझाने की और जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है कि अगर समाज और सरकार दोनों मिल जाएं तो पूरी तरह से इस बाल श्रम की समस्या को रोका जा सकता है, क्योंकि ये समस्या केवल हमारे देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। तो आइए बढ़ते हैं आगे कविता की तरफ। कविता का सारांश। सबसे पहले इस कविता का वाचन करते हैं। पहला काव्यांश था बेटा हमारा, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये कविता की पहली पंक्ति पढ़ें तो साफ स्पष्ट होता है कि जो मौसम है वो सर्दी का है, और सर्दी के मौसम में किस तरह से धुंध से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है, यानी दिसंबर जनवरी के मौसम में ठंड का मौसम होता है और चारों तरफ धुंध छाई हुई होती है, और उस समय में जब हम अपने घरों से निकलना तक पसंद नहीं करते हैं, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, अर्थात धुंध छाई हुई है, और ऐसी भयानक ठंड में कुछ मजबूर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को ठंड से बचने के लिए घरों में रहना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, लेकिन उस समय ये मजबूर बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि क्या कहते हैं कि हमारे युग की सबसे भयानक पंक्ति है यह, कि जिस समय बच्चों को घर पर आराम करना चाहिए, ऐसे आराम की जगह उन्हें काम करना पड़ रहा है। और इससे भी ज्यादा भयानक की बात यह है कि इसे इस समस्या को सामान्य विवरण की तरह लिखा जा रहा है। वास्तव में इसे एक सामान्य बात कहकर समस्या से बचने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसे एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए था कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल की दुनिया को छोड़कर पेट पालने की चिंता में क्यों हैं। कवि ने संसार में बच्चों की बाल मजदूरी की व्यवस्था को ही इस समाज की भयानक पंक्ति कहा है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि देश के युवा को छोड़कर देश के छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और सवाल की तरह लिखे जाने चाहिए से अभिप्राय है समाज को समस्या की गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। कारणों को जानना होगा, समाधान सोचना होगा, समाधान के उपाय सोचने होंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की पीड़ा का विषय ही यही है, बच्चों का बाल मजदूर होना। कवि इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित है और उसने साधारण पंक्तियों में पूरे व्यंग्य को उभारा है। यहाँ पर कवि चाहता है कि बच्चों को पढ़ने लिखने के अवसर मिले, इसीलिए उसने इस
कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चों के काम पर जाने की बात को एक व्यंग्य के रूप में उठाया है कि आखिर बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर प्रश्न पूछेगा कवि अभी लोगों से। क्या पूछता है कवि लोगों से कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि ने इस दूसरे काव्यांश के माध्यम से धुंध में जाते हुए बच्चों को देखकर लोगों से यही प्रश्न पूछा है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकें खा गई सारी किताबों को? या क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए, उसके नीचे दबकर नष्ट हो गए? क्या इनके लिए सारे मदरसों की इमारतें भूकंप में ढह गई, जो है ही नहीं, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? आखिर ये सब कहाँ गए? ये घरों के आंगन, ये सारे मैदान, सारे बगीचे खत्म हो गए एकाएक। अचानक सारी चीजें खत्म हो गई, जिसकी वजह से इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इनकी उम्र ही क्या है? इनकी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है और इन सब चीजों से इन सबको युक्त होना चाहिए, लेकिन ये सब तो इन सब चीजों से वंचित हैं। हमें इन्हें काम काज में नहीं डालना चाहिए, बल्कि ये उम्र तो इनके बचपन में खेलने कूदने की है और हमें उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। कवि इन सब चीजों को देख करके निराश हो गया है, वो गुस्से में आ गया है। उसने बच्चों का मन मारकर बाल मजदूरी करना ये देखकर कि बच्चे खुश होकर काम नहीं करते हैं दुकानों पर, ढाबों पर, जब वो किसी बच्चों को विद्यालय में जाते हुए देखते हैं, घरों में खेलते हुए देखते हैं, आनंद में मस्त होते हुए देखते हैं, तो शायद उनके मन पर क्या बीतता होगा उसका अनुभव हम खुद उनके स्थान पर खुद को रख के देखे बिना नहीं कर सकते। तीसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं, सुनिए इसको। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्म मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे। कवि कहता है कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, घरों के आंगन अगर नहीं रहे हैं, तो फिर इस दुनिया में उनके रहने का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया ही बेकार है जिसमें बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं, कि जिसमें बच्चों को बचपन में खेलने का अवसर मिलना चाहिए, उनका मानसिक विकास होना चाहिए, उनका शारीरिक विकास होना चाहिए। यदि ऐसा है कि ये सारी चीजें गायब हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में रहने का फायदा क्या है? वो तो कितना भयंकर होता अगर ऐसा हो जाता, सच में। परंतु कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि दुनिया में ये चीजें अगर बची ही नहीं है, तो हम मानते कि ये भयानक है। लेकिन ये सारी चीजें तो संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की बजाय काम करना, धंधा करने के लिए विवश हैं। कहते हैं ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। कोई कमी नहीं है हमारे देश में इन सब चीजों की। सब जगह बाजार में खिलौने, किताबें भरे हुए हैं। किसी विद्यालय की कमी नहीं है। दुनिया भर के विद्यालय पूरी दुनिया में खुले हैं। क्या इन बच्चों के पढ़ने के लिए ही नहीं है? ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से चल रही है और ये सचमुच चिंता की बात है। कवि कहता है कि मेरी नजर में तो सबसे भयानक स्थिति, सबसे अधिक भयानक स्थिति यह है कि संसार में जहां बच्चों को खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, पढ़ाई के लिए
वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए थी, आज वही बच्चे उनसे अभागे, वंचित हैं। गरीबी के कारण उन्हें बचपन में ही कामकाज करना पड़ रहा है। बच्चों के काम पर जाने की बात को सोचकर ही कवि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है। ये कविता पूरी तरह से बाल श्रम की समस्या पर आधारित है और ये पूरी तरह से हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने में सक्षम है। लेकिन साथ ही साथ इस कविता में बाल श्रमिकों के प्रति जो करुणा और लोगों की संवेदन शून्यता है, उसके प्रति भी कवि चिंतित है, क्योंकि लोग इसके प्रति उदासीन हैं। इस समस्या को वो अपनी समस्या नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये समस्या हमारी नहीं है और यही कारण है कि आज इस समस्या को हम अपने देश से नहीं हटा पाए हैं। बेशक सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए, लेकिन उन कानूनों की पालना अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। बात करें भाषा की तो अत्यंत सरल होते हुए भी कवि की ये कविता गहरे अर्थों से युक्त है। कवि की सरल सी बात गहरे प्रश्न उठाने में सक्षम है। एक एक शब्द सधा हुआ है, सचेत है, लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। उर्दू संस्कृत शब्दों का मेल बहुत स्वाभाविक बन पड़ा है। सच में ये कविता वास्तव में एक सजीव चित्र है जो करुणा को उभारने में सक्षम है। तो आइए शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। कल भी मैंने आपको ये शब्दार्थ कराए थे, लेकिन आज फिर से उसकी दोहराई कर लेते हैं। कोहरे का मतलब होता है धुंध में। उसके बाद है काम। अब इसका तत्सम शब्द है कार्य। काम तद्भव शब्द है। भयानक यानी भयंकर। पंक्ति यानी कतार। विवरण यानी वर्णन, हालचाल भी कहते हैं इसको। सवाल यानी प्रश्न। अंतरिक्ष यानी आकाश में। दीमक का अर्थ होता है लकड़ी या कागज को खाने वाला एक कीड़ा। भूकंप यानी भूचाल। मदरसा यानी विद्यालय। इमारत यानी भवन। खत्म यानी समाप्त। एकाएक मतलब अचानक। दुनिया मतलब संसार। हस्ब मामूल मतलब यथावत, जैसी थी वैसी ही हैं। और ज्यादा का मतलब होता है अधिक। आइए कविता से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि ने समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है? देखो, कवि ने समय की सबसे भयानक पंक्ति माना है कि आज बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कहा था ना कि समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि सवाल की तरह लिखे जाने का क्या आशय है? देखो, सवाल की तरह लिखे जाने का आशय है कि समस्या की गहराई में जाना, ये जानने की कोशिश करना कि उस समस्या के पीछे कारण क्या है, क्या कारण है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तीसरा प्रश्न, कवि की पीड़ा का क्या विषय है? क्या विषय है? कवि की पीड़ा का विषय है बच्चों का मजदूरी करने के लिए विवश होना, मजबूर होना।
चौथा क्या है कि कवि की चिंता का विषय क्या है, यही मुख्य चिंता क्या है उसे। दुख भी इसी बात का है और चिंता भी इसी बात की है कि आखिर बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, और कवि बच्चों के लिए क्या क्या चाहता है, क्या क्या चाहता है बच्चों के लिए। कवि बच्चों के लिए चाहता है कि उन्हें पढ़ने के लिए किताबें मिले, विद्यालय मिले, खेलने के लिए मैदान मिले, खेलने के लिए गेंदे मिले, मैदान मिले, घरों के आंगन मिले, हर वो खुशी उन्हें मिले जिसमें उनका बचपन पूरा हो पाए। भयानक होता अगर ऐसा होता का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, भयानक होता अगर ऐसा होता का आशय है कि जो बच्चे हैं वो सचमुच इन सुविधाओं से वंचित हैं। गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, बाग बगीचे नष्ट हो गए होते तो ये शायद बच्चों के लिए बहुत भयानक संकट होता। तब सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। और अधिक भयानक स्थिति क्या है? अधिक भयानक स्थिति ये है कि संसार में बच्चों के खेल और मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बच्चे, ये अभागे बच्चे, ये दुर्भाग्यशाली बच्चे वंचित हैं इनसे। गरीबी के कारण उन्हें मजबूर होकर के अपनी इस बचपन की अवस्था को खोकर काम करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अब है बेटा आपका गृह कार्य। कल मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे, आज आपका 6ठा प्रश्न है। बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? अगला प्रश्न है बेटा आपका 7वां। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न, कवि बाल मजदूरी के लिए किसे दोषी मानता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न है, बाल श्रम असफलता सरकार की या हमारी? तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। तो ये है आपका गृह कार्य। अब हम चर्चा करेंगे आपके कल के दिए हुए गृह कार्य की, जिसके प्रश्न मैंने आपको दिए थे लिखने के लिए। जो प्रश्न उत्तर आपने लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ उनका मिलान कीजिए और फिर बताइए कि आपके उत्तर कितने सही थे। देखिए बेटा, पहला प्रश्न था आपका, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद या विचार करने के बाद आपके मन मस्तिष्क में जो विचार या चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो अब उत्तर था बेटा हमारा, सुबह के समय जब चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, कोहरा छाया रहता है, उस समय ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं।
ऐसा दृश्य देखकर, देखो ये हमें अपने हिसाब से बताना है, इसीलिए मैं अपने लिए लिख रही हूं। ऐसा दृश्य देखकर हमें बहुत दुख या पीड़ा होती है या दुख होता है। ये सब उन छोटे बच्चों के साथ होने वाला अन्याय है। ठीक है, जो हमारे मन में इन बच्चों के प्रति करुणा व दया के भाव उत्पन्न करता है, साथ ही इस गंभीर समस्या पर सोचने के लिए बाध्य भी करता है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न था आपका, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में इसे सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? बच्चे काम पर जा रहे हैं इस पंक्ति को यदि विवरण की तरह लिखा जाएगा तो कोई भी इस पंक्ति पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सबको यह लगेगा कि ये बात तो सभी को पता है, लेकिन यदि इसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा
तो सरकार और समाज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगी। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर सभी का ध्यान जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें ये सारी सुख सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। वे केवल सारा दिन मेहनत करके दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। इस कारण से वे अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। ठीक है बेटा। प्रश्न 4 है बेटा, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? अब उत्तर है इस उदासीनता के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला,
लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे केवल अपने हितों की पूर्ति में लगे हैं। दूसरा, बच्चों के रूप में उन्हें कम मजदूरी वाले मजदूर मिल जाते हैं। तीसरा, लोगों में मानवता की कमी हो गई है। ठीक है बेटा। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? हमने कल डिस्कस भी किया था अपनी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, कहां कहां काम करते हुए देखा है? आपने खुद भी उत्तर दिया था इस चीज का। हमने छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह सड़कों से कूड़ा बीनते हुए, चुनते हुए। ठीक है, दुकानों पर सामान पहुंचाते हुए या सामान बेचते हुए। होटल या ढाबों पर बर्तन साफ करते हुए। तथा घरों में साफ सफाई करते हुए। देखा है। ये थे बेटा आपके कल के गृह कार्य के प्रश्नों के हल। अब आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनसे मिलान कर सकते हैं और सुधार कार्य कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलेंगे अब हम अगले व्याख्यान में नए पाठ के साथ, जो कि है आपका, ठीक है, माटी वाली पाठ कृतिका का चौथा पाठ है, जिसमें आपको पढ़कर आना है, ताकि हम जब व्याख्यान में उसकी चर्चा करें तो आपको उसके बारे में पहले से पता हो। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।